नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल सिटी क्राइम्स अध्याय के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। Hello friends, I am your host and dost, Sarita Pandey. Well, tell me something. Do you all have dreams? I'm sure we all do. क्योंकि ऐसी कोई आंखें नहीं जिन आंखों में ख्वाब नहीं। And this event is all about dreams. कुछ बन के दिखाने वाले सपने और कुछ कर दिखाने वाले सपने, शोहरत के उस आसमान को अपनी मुट्ठी में भर लेने वाले सपने। तो चलिए आज हम सब मिलकर कुछ ऐसे सपने बुने जो हमारी नींदें उड़ा दे। सपनों पर इतना यकीन करने वाली ये लड़की हर किसी के दिल पर छाने के सपने लेकर एक छोटे से शहर से महानगरी मुंबई में आई। सरिता की किस्मत का सितारा मुंबई के मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की चमक धमक में अपनी रोशनी बिखेर रहा था। माया नगरी में उसके लिए सब कुछ था, दौलत, शोहरत, पार्टीज और दोस्त। और इन सब के साथ कुछ और भी था जो उसकी तरफ बढ़ रहा था। 25 लाख तैयार रखना, वरना 25 दिन के अंदर तुझे खत्म कर देंगे। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? सर, कुछ लोग फिरौती के लिए मेरी बेटी को धमकी दे रहे हैं। हमें पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए। पुलिस ने प्रोटेक्शन देने से तो मना कर दिया, लेकिन जिस नंबर से धमकी भरे फोन्स आ रहे थे उसकी छानबीन करने पर पता चला कि वो नंबर एक फेक आईडी पर लिया गया था। पुलिस उस व्यक्ति तक तो नहीं पहुंच पाई, लेकिन सरिता को इस तरह के फोन्स आने बंद हो गए और उसने अपनी जिंदगी बिना किसी डर के फिर से जीने का फैसला लिया। लेकिन जिंदगी भी अजीब है, हम उसके लिए लाख फैसले ले लें लेकिन होता वही है जो उसे मंजूर होता है। सरिता को फिर से धमकी भरे फोन तो नहीं आए, लेकिन कुछ उससे भी भयानक हुआ, कुछ ऐसा जिसने पांडे परिवार को हिलाकर रख दिया। साहब, मैं दूध लाने जा रहा हूँ। हाँ ठीक है। साहब, मैडम कहाँ गई? अरे वॉशरूम में, मुझे भी जाना है, तू जाना। सरिता, 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 इज एवरीथिंग ऑल राइट? सरिता, तुम ठीक हो? सरिता, प्रशांत, प्रशांत गेट अप, प्रशांत गेट अप। वो सरिता, वो वॉशरूम में है। हाँ तो यार, मैंने बहुत आवाजें लगाई, मैं काफी देर से नॉक कर रहा हूँ। इट्स बीन एन आवर मैन, इट्स बीन एन आवर। व्हाट? 1 घंटे से अंदर है वो। मुझे सरिता, 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 ओपन अप बेब्स। सरिता, क्या नाटक है यार, दरवाजा खोलना। सरिता, सरिता, एक काम करते, दरवाजा तोड़ देते ना। वेट, मैंने चाबी रखी होगी कहीं, मैं देखता हूँ। सरिता, सॉरी बेब्स, ओपन अप यार। आई एम सॉरी, प्लीज यार, ओपन द डोर। नितिन, नितिन, रोहन,
व्हाट द हेल यार, क्यों सुबह सुबह गला फाड़ रहा है? अरे वो सरिता, तुम लोग आओ हाँ ना। ये देख, ये सरिता का है। और अरे पर सरिता कहाँ है? पता नहीं यार, दरवाजा अंदर से लॉक था, हमें लगा अंदर ही होगी। दरवाजा खोला तो अंदर आके देखा सरिता नहीं थी यहाँ। और ये देख, ये विंडो पिन्स ये किसने निकाले? पर सरिता गई कहाँ यार? नहीं, गॉड, सरिता ही होगी। साहब आज पानी नहीं आएगा, भर के रखना। तुमने किसी लड़की को नीचे जाते देखा है? सरिता गोरी सी, इतनी हाइट है, दुबली पतली। कल रात को देखा था ना साहब, आप ही लोग के साथ तो थी। हाँ, हमारे साथ आई थी कल रात को, पर फिलहाल सुबह से घर में मिल नहीं रही है, कहीं गायब है। तुमने देखा है क्या कहीं पे उसको? नहीं साहब, शायद नीचे होगी। अरे बाबा वॉचमैन, यहाँ यस पापा, सब क्या हो रहा है? साहब इन लोग के साथ एक लड़की आई थी, लेकिन पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। इसीलिए मैं मना कर रहा था कि कोई बैचलर को यहाँ रहने ही नहीं देना चाहिए। ए चरिया, इतेच, इतेच। अरे बाबा, कितनी बार मना करने का तुम लोगों को? हैं? इधर सब फैमिली वाला रहता है रे बाबा, तुम्हारा अय्याशी का अड्डा नहीं है। अंकल ये सब बाद में बात करेंगे प्लीज। अब फिलहाल आप हमारी मदद कीजिए ना। वी हैव नो आइडिया कि वो कहाँ चली गई है। हमें ऐसा लगा था कि वो वॉशरूम में गई है, पर 1 घंटे तक जब बाहर नहीं आई तो हमने वॉशरूम भी खोल के देखा तो वो वॉशरूम में भी नहीं थी। और अंकल, वॉशरूम के जो विंडोज थे उसके शीशे उतरे हुए थे। वी हैव नो आइडिया अंकल। क्या? बाथरूम के विंडोज के शीशे? एक मिनट। अंकल अंकल कहाँ जा रहे हैं आप? अंकल बात तो सुनो। आइए सही, आइए पीछे हटिए। चलो आगे, चलो पीछे। ये लड़की इसी बिल्डिंग में रहती थी? नहीं साहब, ये तो लड़कों के दोस्त है। ये कल रात को यहाँ आई थी। कौन लड़के? ये तीनों, रोहन, नितिन और वो अंकित। साहब ये तीनों यहाँ रेंट पे रहते हैं। और फ्लैट किसके नाम पर है? तेजस मेहता। तेजस मेहता। शायद वो लड़की बाथरूम से गिर गई होगी। ऐसे कैसे गिरेगी? इसलिए मैं मना कर रहा था बैचलर्स को यहाँ रेंट पर रहने के लिए। सर हमें कुछ नहीं पता, हमारा कमरा अलग है और हम तो सो रहे थे। इस लड़की को जानते हो? हाँ सर, ये सरिता पांडे, प्रशांत की गर्लफ्रेंड। प्रशांत? सर अंकित का दोस्त है सर। ये भी यहीं रहता? सर यहाँ नहीं रहता सर, कभी कभार आता है सर बस। और सर काफ़ी बार ये सरिता भी इसके साथ आया करती है सर। 7वें माले से तुम्हारे फ्लैट के बाथरूम से एक लड़की गिर के मर गई और इसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता, कुछ नहीं सुना? सर मैंने रात में लड़ने झगड़ने की आवाज़ सुनी थी सर। कितने बजे? करीब 3:30 बजे सर। Enough of your nonsense. I'm sick and tired of this dominating nature of yours. मुझे ये करना है, वो करना है, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। कौन हो तुम? हाँ? Stop controlling my life. मुझे जो चाहिए मैं वैसा करूंगी because this is my life. Just stop being. दोनों के बीच कुछ टेंशन चल रहा था, कभी कुछ बताया नहीं हमें सर। सर मुझे तो लगता है सर अंकित भी सरिता को लाइक करता था सर। काफ़ी बार उसके ऊपर गलत तरीके से नज़र भी डालता था सर। तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि अंकित सरिता पर लाइन मारता? सर मैं शॉर्टली तो नहीं बोल सकता, बट सर नितिन बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। सर हम इन तीनों के बीच में कभी इन्वॉल्व रहे नहीं सर इतना। सर बॉडी ले जाए। इसके माँ बाप को इन्फॉर्म किया? यस सर। फॉरेंसिक वालों को ऊपर भेजो। ओके सर। शिंदे, इस फ्लैट की अच्छी तरह से तलाशी लो, एक भी कोना बचना नहीं चाहिए। सर
चिंदे चेक करो। तावड़े, ये बताओ कि वो दोनों सोए कहाँ थे? अंकित बेरी, प्रशांत चतुर्वेदी, तुम दोनों का बयान लेना है। हमारे साथ थाने चलो। बस बस बस, ये लीजिए। ओके सर। मैडम, अरे मैडम कहाँ जा रही हैं आप? मैडम आप एंट्री तो कीजिए, कहाँ जा रहे हैं आपको? आप ऐसे नहीं जा सकती अंदर। कहाँ है? कहाँ है? प्रशांत साहब और अंकित साहब तो पुलिस स्टेशन गए। और सरिता, सरिता कहाँ से कूदी थी? वो वहाँ बाथरूम। सरिता, सरिता। मैडम आप अंदर नहीं जा सकते। जी सर, सरिता प्रशांत के साथ थी। I mean, वो उसकी गर्लफ्रेंड थी। मेरी पहले प्रशांत से दोस्ती हुई और फिर उसके थ्रू सरिता से। तो तुम ये कहना चाहते हो कि सरिता तुम्हारी दोस्त थी? सिर्फ दोस्त? हाँ सर, बताया तो मैंने, सरिता सिर्फ मेरी दोस्त थी। सिर्फ दोस्ती थी या कुछ और भी चल रहा था तुम दोनों के बीच में? देख, हाँ या ना बोलने से पहले एक बार सोच ले, क्योंकि तेरी ये हाँ या ना तुझ पर बहुत भारी पड़ सकती है। तू अपनी सेटिंग करने में लगा था ना? एक बार मुंह खोलने से पहले सोच ले। तो पुलिस वालों के सामने बैठा है और पुलिस वाले बिना किसी सबूत के कोई सवाल नहीं करते। अब बोल, तेरा दिल उसके लिए बहुत उछल रहा था ना? बोल। सर मैं उसे पसंद करता था, वो थी इतनी अच्छी। जब पहली बार मैं उससे मिला था। मतलब कि पहली बार में तूने लाइन लगा दी? नहीं नहीं सर, लाइन वाइन नहीं। सरिता प्रशांत की गर्लफ्रेंड थी और मैं उन दोनों के लिए बहुत खुश था। सर मैं आप लोगों को कितनी बार बता चुका हूँ कि मैं, सेक्रेटरी, अंकित, वॉचमैन, हम सब लोगों ने साथ में वो लाश देखी थी। कमाल है, सरिता अब तुम्हारे लिए वो लाश बन गई। बहुत प्यार करते थे ना तुम उससे, 8 साल का रिलेशनशिप, और अब उसे वो लाश कहते हुए तुम्हारी जुबान जरा सी भी नहीं लड़खड़ाई। सर प्लीज आप मुझ पर शक मत कीजिए, मैं तो बहुत लॉयल था सरिता से, बहुत प्यार करता था उससे सर। हाँ, मेरी और सरिता की बहुत अच्छी बनती थी, पर सिर्फ एक दोस्त के तौर पे, और कुछ नहीं। अब ये बता कि सरिता और प्रशांत के बीच में सब कुछ कैसा था? पहले हमारे बीच में सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर पिछले 6 महीने से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रहे थे। क्यों? वो सरिता मुझसे शादी करना चाहती थी और मैं इस बात को अवॉइड कर रहा था, क्योंकि मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं था, पहले सेटल होना चाहता था। पर सरिता मुझे धमकी देने लगी कि अगर मैं शादी नहीं करूंगा तो वो मेरे साथ ब्रेकअप कर लेगी। बस इसी बात पर मुझे गुस्सा आ जाता था। अरे यार, I'm not your bloody puppet जो तुम मुझे अपने इशारों पे नचाते रहते हो। कितनी बार बोलूं तुमसे, मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। You have to do as I say. No, I will not. Why should I listen to you? क्यों सुनूं मैं तुम्हारा? And for a matter of fact, मैं तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहती, because you are a bloody maniac. वो सरिता से नहीं, उसके पैसों से प्यार करता था, इसलिए ना उसे वो कमिट कर रहा था और ना ही उसे छोड़ने को तैयार था। सरिता ने मुझे कई बार कहा भी था, लेकिन मैं क्या करता सर, प्रशांत मेरा दोस्त है, मैं उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता था। हाँ, पर सरिता के लिए मुझे बुरा लगता था। तो तुम सरिता का कंधा बनने की कोशिश कर रहे थे, ये वेट कर रहे थे कि कब प्रशांत जाए और तुम्हारी बारी आए? नहीं नहीं सर, मैं सिर्फ उसे दोस्त के तौर पे चीयर अप करता था, दैट्स इट।
प्लीज ट्रस्ट मी सर, मेरे मन में उसके लिए कुछ भी गलत नहीं था। अच्छा अब ये बताओ, कल रात को क्या हुआ था? सब मेरी गलती थी। वो गलती? कैसी गलती? नहीं, मैंने बस उन्हें चैलेंज किया था कि कौन कितना ज़्यादा पी सकता है। आई नो दिस इज सिली बट इट हैपेंड। डोंट स्टॉप, कम ऑन कंटिन्यू। तूने ना बहुत गलत आदमी को चैलेंज किया है, समझा? ये देख, ला देख, मेरे लिए सिर्फ पानी है, वाटर। नकली है यार, कुछ चढ़ ही नहीं रही है। हाँ यार, किसी और पब में चलते हैं। नहीं, वो वाले पब में चलते हैं। उसके बाद हम दूसरे पब में गए एंड वी रीच्ड होम बाय 2:30 इन द नाइट। फिर मैं अपने बेडरूम में सोने चला गया और उन लोगों ने कहा कि वो हॉल में ही सो जाएंगे। और जब तुम सुबह उठे तब सरिता गायब थी? नहीं, मैं जब सोने चला गया तो उन दोनों के लड़ने की आवाज़ आई, जिससे मेरी नींद खुल गई। मैं क्यों उसके साथ हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। Exactly, तुम क्यों हो मेरे साथ? हाँ, मैं कहती हूँ तुमसे कि just leave me and go। बस चुप। हाँ, अभी एकदम चुप। अभी एक भी शब्द निकाला ना तो मैं तुझे मारूंगा। पहले बता देना। शट अप यार, बच्चों की तरह क्यों बिहेव कर रहे हो तुम लोग? ये पूरी सोसाइटी इकट्ठा हो जाएगी, ये फ्लैट खाली करना पड़ जाएगा हमें। अरे तो इसको समझाना यार, खुद को क्या समझती है ये? Queen Victoria, you have a problem? Yes, I have a problem. Then you hell with it. You shut up यार। Shut up and sleep. I'm not going to sleep like that. सो जा प्लीज, सो जा। समझा लो फिर। सो जा। सरिता प्लीज सो जा यार। सरिता प्लीज, मुझे ना रेफरी बन के रुकना पड़ेगा यहाँ पे, तो पता नहीं तुम लोग एक दूसरे का सर फोड़ दोगे रात को। तो उसके बाद फिर से उनके बीच में लड़ाई हुई? नहीं सर, मैं सुबह 6:30 बजे उठा। मुझे वॉशरूम जाना था। प्रशांत गहरी नींद में सो रहा था और सरिता वहाँ नहीं थी। मैं वॉशरूम की तरफ गया और खोलने की कोशिश की तो दरवाज़ा अंदर से लॉक था। मुझे लगा सरिता अंदर ही होगी। फिर मैंने वेट किया, पर बहुत देर तक वो बाहर नहीं आई। फिर मैंने आवाज़ लगाई, नॉक भी किया, पर कोई आहट नहीं हुई। फिर ये मुझे थोड़ा सा वियर्ड लगा। तब मैंने प्रशांत को उठाया और उसके बाद जो भी हुआ वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तुमने कहा कि तुम सरिता के साथ बहुत लॉयल थे, लेकिन क्या सरिता भी तुम्हारे साथ उतनी ही लॉयल थी? आई डोंट नो सर। मतलब सरिता के दिल में अंकित के लिए सॉफ्ट कॉर्नर था। उन्हें ऐसा लगता था कि मुझे ये बात नहीं मालूम, पर मैं सब कुछ जानता था सर। तो तुमने ये बात सरिता से डायरेक्टली पूछी? कई बार सर। कल रात को भी पूछा और इसीलिए तुमने उसे मारा? सर बस एक ही थप्पड़ मारा था मैंने। वो चुप रहने के लिए तैयार ही नहीं थी। आर्ग्यूमेंट पे आर्ग्यूमेंट ही किए जा रही थी और वो अंकित बीच में आ गया हमारा झगड़ा रोकने के लिए, जिसकी वजह से झगड़ा हो रहा था। लेकिन तुम्हें ये पता होने के बावजूद भी कि सरिता और अंकित के बीच में कुछ चल रहा है, तुमने अंकित को वहां सोफे पर सोने की इजाजत क्यों दी? सर एक्चुअली आई वॉज टू ड्रंक। मुझ में हिम्मत ही नहीं बाकी थी कि मैं किसी से कन्फ्रंट करूं और आई जस्ट वांटेड टू स्लीप सर। और तुम सो गए और उसके बाद सरिता के साथ तुम्हारी कोई बात नहीं हुई? जी सर। सर ये देखिए, ये गोपाल है, अंकित के घर में काम करता है। ये आदमी मुझे कुछ ठीक नहीं लगा और आपने भी उस दिन देखा ही था, इसके हाव भाव कुछ ठीक नहीं थे। मेरे को कुछ भी नहीं पता साहब, लेकिन साहब इन दोनों का हमेशा का मारा मारी था साहब। तू ये बता कि सरिता उस फ्लैट में अंकित से मिलने के लिए अकेली आती थी? नहीं साहब, वो हमेशा प्रशांत साहब के साथ ही आती थी। चाय पिएगा? नहीं साहब। चलिए। तो तू ये कहना चाहता है कि अंकित और सरिता सिर्फ दोस्त थे? क्या हुआ? बोल क्या सोच रहा है? अंकित अच्छा आदमी नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है साहब। अरे बता दे। कल रात को साहब। क्या हुआ कल रात को? साहब मैं किचन में सोता हूँ और किचन से मुझे हॉल का सब नज़र आता है साहब। कल रात इन दोनों का झगड़ा सुलझा कर और अंकित साहब भी वहीं सोफे पर सो गए साहब, और मेरी भी नींद लग गई। और फिर मेरे को हॉल से कुछ आवाज़ आई साहब। अंकित। तो मैंने झांक कर देखा तो सरिता मैडम के बेडिंग पर कोई था साहब। कौन था? अंकित साहब। फिर क्या हुआ? मैं नींद में था साहब, मेरी भी आंख लग गई और जब मेरी सुबह आंख खुली तो मेरे को रात का सब याद आ रहा था साहब। वही फिर मैं दूध लेने चला गया और दूध लेकर वापस आया तो साहब ये सब देखा साहब। तो दूध कहाँ से लाता है? सोसाइटी के बाहर दूध का बूथ है साहब, वहीं से। सोसाइटी के बाहर से तुझे दूध लाने में 2 घंटे लगते हैं? वो साहब गाड़ी 2 घंटे लेट आई थी ना साहब। अच्छा,
तो ये क्या है? किसे देख रहा था? कौन था वहां? बोल बोल। मंजुला को साहब। कौन मंजुला? वो बाजू में काम करती है साहब। वो मेरे को बहुत अच्छी लगती है साहब। हम लोग दूध लेने साथ में जाते हैं। कल 2 घंटे में उसी के साथ था साहब। तेरे नौकर के बयान के मुताबिक उस रात तू सरिता के साथ उसके बिस्तर पर था। अब सच बोल, बोल। शिंदे, उस फ्लैट में गोपाल को मिलाकर 5 लड़के थे और 1 लड़की। लड़की मारी गई, किसी को ना कोई खबर है ना कुछ पता है। उन 5 लड़कों का हमने बयान तो ले लिया है, लेकिन अगर हमें सरिता के मर्डर के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमें सबसे पहले सरिता की जिंदगी के बारे में पता लगाना होगा। ये पता करना होगा कि वो कैसी लड़की थी। सर, सरिता हमेशा बहुत खुश रहती थी, हर काम में बहुत परफेक्ट थी और बहुत हार्ड वर्किंग थी। सब कहते हैं उसने सुसाइड किया, लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी सर? सब कुछ इतना परफेक्ट था। इनफैक्ट कल सुबह ही उसने पापा के साथ बैठकर इतनी सारी प्लानिंग्स की थी। बेटा, कितना इन्वेस्ट करना है? 5 lakhs? फिर तो तुम गोल्ड में इन्वेस्ट करो। सोना हमेशा काम आता है। तुम्हारी शादी, फिर तुम्हारे बच्चों की शादी, हर जगह काम आएगा। वाह पापा, आपने तो पूरी लाइफ की प्लानिंग करके रखी है। ठीक है, मैं कल ही जाकर कुछ खरीद लूंगी। तो कल सरिता ने सारा दिन क्या किया? I mean, कल संडे था, वो घर पर ही होगी ना? नहीं सर, उसकी कोई फिक्स्ड हॉलीडेज नहीं होती थी। इनफैक्ट कल अम्यूजमेंट पार्क में उसका इवेंट था और उसके लिए वो सुबह 11 बजे ही घर से चली गई थी। और जब शाम को, इनफैक्ट रात को जब 11:15 बजे मेरी उससे बात हुई तो उसने मुझसे कहा कि मैं उसके लिए डिनर रख दूं। हमें लगा कि वो लेट आएगी और हम लोग सोने चले गए। लेकिन सर वो घर पर नहीं आ, वापस नहीं आई वो सर। तो सरिता की लाइफ में वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी? उसकी लाइफ में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी सर, प्रशांत चतुर्वेदी। पूरे घर में सरिता के अलावा उसे कोई पसंद नहीं करता था। क्यों? सर वो बहुत ही अब्यूजिव आदमी था, स्पेशली जब वो नशे में हुआ करता था। इवन सर वो सरिता को मारता भी था। हालांकि सरिता ने इस बात से हमेशा डिनाई किया, लेकिन पता तो चल जाता है ना सर, सरिता के ही पैसों पर पलता था। हमने उसे बहुत समझाने की कोशिश की सर कि प्रशांत उसके लिए सही लड़का नहीं है, लेकिन सरिता पागल थी उसके प्यार में। लेकिन अभी कुछ दिनों से उसको समझ में आने लगा था कि प्रशांत उसके लिए सही नहीं है और इसीलिए वो उसके साथ ब्रेकअप भी करना चाहती थी। देखिए, हमने अपनी सारी जांच कर ली है। सरिता की बहन और उसके दोस्त के बयान से ये पता चलता है कि सरिता अपने बॉयफ्रेंड प्रशांत की वजह से बहुत परेशान रहती थी और शायद यही वजह कि उसने आत्महत्या की। थैंक यू। शिंदे, फाइल लेकर तुम कोर्ट पहुंचो जल्दी से। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? कोई भी स्टेटमेंट देते हैं आप मीडिया के सामने, किससे कह सकते हैं कि सरिता ने सुसाइड किया था? अरे दिमाग है आप लोगों के पास? कोई भी लड़की सलवार उतारकर साथ वाले से कैसे कूद सकती है? लेकिन मैं ये केस यहाँ पर बंद नहीं होने दूंगी। मैं सरिता को इंसाफ दिलवा कर रहूंगी। मैम एक क्वेश्चन है। मैम, पुलिस आपकी बहन की मौत की वजह को सुसाइड बता रही है, आपका क्या कहना है? मैं खुद गई थी उस फ्लैट में और मैंने इन्हें बताया भी कि जिस विंडो से सरिता की जान गई है उस विंडो पर कुछ बोतलें रखी हुई थी। मतलब इनके मुताबिक सरिता ने कूदने से पहले विंडो की सारी बोतलें हटाई, फिर ग्लास चिप्स निकाल कर नीचे रखे और कूदने से पहले सारी बोतलें वैसे की वैसे जमा कर रख दी और उसके बाद कूदी। यहाँ तक कि लोग ये भी मानने के लिए तैयार नहीं कि प्रशांत, जो उसका बॉयफ्रेंड था, उसने उसकी लाइफ हेल बना कर रख दी थी। उस दिन जिस दिन सरिता खो गई थी, सब उसे ढूंढ रहे थे और प्रशांत ने मुझे कॉल किया और प्रशांत मुझसे पूछ रहा था कि सरिता घर पर है। मैं ये नहीं जानती कि ये सब काम उसने अकेले किया या उसके दोस्तों ने भी उसका साथ दिया, लेकिन आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट कि प्रशांत ने ही उसे मारा है। अपनी बहन के लिए अनुष्का के आंसुओं ने न सिर्फ मीडिया और आम जनता को झकझोर कर रख दिया, बल्कि पुलिस के आला ऑफिसर्स को भी हिला कर रख दिया। अनुष्का अपनी बहन को इंसाफ दिलाना चाहती थी और उसने कुछ ऐसे तथ्यों की तरफ इशारा किया जिनकी तरफ पुलिस का ध्यान ही नहीं गया था। पुलिस को अपनी गलती का एहसास हुआ
और उन्होंने सरिता की मौत की वजह को आत्महत्या से बदलकर हत्या में तब्दील कर दिया। और मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस इंस्पेक्टर यशवंत सुले की टीम के साथ साथ क्राइम ब्रांच के सीनियर इंस्पेक्टर आफ्ताब खान और सब इंस्पेक्टर शालिनी मोरे को भी सरिता पांडे के केस पर नियुक्त किया गया। बाथरूम की बॉटल्स पे जो फिंगरप्रिंट्स हमें मिले हैं उसमें एक निशान क्लियर है और वो है अंकित बेरी के। बाकी के फिंगरप्रिंट्स आइडेंटिफाइबल नहीं है। सर सरिता के ब्लड से तो अल्कोहल के सैंपल्स मिले हैं, लेकिन सर उसके साथ कोई भी सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ है, लेकिन उसकी बॉडी से उसकी सलवार गायब थी। हो सकता है उस फ्लैट में किसी ने उसे मॉलेस्ट करने की कोशिश की हो और अपने आप को बचाने के लिए उसने बाथरूम की विंडो यूज की और वहां से गिर गई। एक पॉसिबिलिटी ये भी है, जैसे कि सबने कहा, सरिता और प्रशांत का झगड़ा शांत करवाने के बाद अंकित वहीं सोफे पे सो गया और अंकित सरिता को पसंद करता था। हो सकता है कि सरिता को इतना पास सोते देखकर अंकित अपने आप पे काबू नहीं कर पाया। और वो सरिता के पास गया। और शायद दिली दिल सरिता भी उसे पसंद करने लगी थी, इसीलिए उसने अंकित को नहीं रोका। दोनों उस वक्त एक दूसरे के पास आना चाहते थे, लेकिन उन्हें डर था कि अगर प्रशांत उठ जाएगा तो सीन क्रिएट करेगा, इसलिए वो वॉशरूम में चले गए। इधर प्रशांत की आंख खुल गई होगी और उसने देखा कि अंकित और सरिता दोनों गायब है। सरिता, अंकित, अंकित और सरिता घबरा गए होंगे। सरिता, दरवाजा खोलो। तो अंकित ने सरिता से कहा होगा कि वो वॉशरूम के पीछे छज्जे पर छुप जाए। अंकित, सरिता के पास कोई ऑप्शन था नहीं, दरवाजा खोल। तो उसने वैसे ही किया होगा। सर, सरिता जब खिड़की से गिरी तब वो चीखी होगी, तो आई एम श्योर प्रशांत ने उसकी चीख जरूर सुनी होगी और प्रशांत ने बाथरूम में सलवार भी देखी होगी और उसे पता चल गया होगा कि सरिता अंकित के साथ बाथरूम में थी। लेकिन अगर ऐसा था तो फिर जब हमने प्रशांत से सवाल जवाब किए तो उसने अंकित पर उंगली क्यों नहीं उठाई? पॉइंट। लेकिन मेरा कुछ और ही मानना है सर। जैसा कि गोपाल ने बताया, अंकित सरिता को छू रहा है। मेरा सरिता, अंकित बहुत डरा हुआ होगा, क्योंकि अगर प्रशांत सरिता को ढूंढते हुए बाथरूम तक पहुंच जाता तो सबको पता चल जाता कि अंकित ने क्या किया है। और इसी चक्कर में उसने खिड़की की प्लेट्स और सलवार वहीं छोड़ दी और बाथरूम से बाहर जाते वक्त उसने अंदर से लॉक का पुश बटन दबा दिया और बाहर से दरवाजा लॉक कर दिया, ताकि सबको यही लगे कि किसी ने अंदर से लॉक किया। एक तो उसके हाथ से मर्डर हुआ और ऊपर से वो सरिता से प्यार करता था। सुबह तक यही प्लान कर रहा था कि वो करे क्या, और जैसे सुबह हुई उसने अपना नाटक शुरू कर दिया। सर ऐसा हो सकता है, लेकिन सर मेरे दिमाग में एक बात बार बार खटक रही है कि अगर अंकित और प्रशांत के बीच में सरिता की वजह से इतनी टेंशन चल रही थी, तो फिर उन दोनों ने अभी तक एक दूसरे पर ब्लेम क्यों नहीं किया? हालांकि वो दोनों एक दूसरे पर ब्लेम कर सकते थे, पर उन दोनों ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। हो सकता है इसलिए कि वो दोनों इस कत्ल के जिम्मेदार हैं। कैसे? सर मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन वहाँ तक जहाँ तक आपने कहा था कि हो सकता है सरिता भी अंकित के साथ रिलेशनशिप रखना चाहती थी, फिर उन दोनों ने वॉशरूम का पुश लॉक बंद किया और बाहर आ गए, ताकि सबको ये लगे कि सरिता ने डोर अंदर से बंद किया था। और सुबह होते ही गोपाल, नितिन और रोहन को दिखाने के लिए ड्रामा शुरू कर दिया। अगर उन दोनों ने ही मर्डर किया है तो बॉडी को खिड़की से फेंक कर सुसाइड दिखाने की क्या जरूरत थी? रात का वक्त था, घर में बाकी लोग सो रहे थे, वो बॉडी को घर से बाहर ले जाते और डंप कर सकते थे और सुबह सबसे यही कह सकते थे कि सरिता रात को घर से बाहर चली गई। कोई उन पर ब्लेम भी नहीं करता।
सर अगर इन दोनों ने मर्डर नहीं किया है तो कौन हो सकता है? एक और इंसान है जिसे आप लोग भूल गए, अंकित का नौकर गोपाल। ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना कि गोपाल ने अंकित को नशे की हालत में सरिता को छूते हुए देखा और वो भी एक्साइट हो गया। और प्रशांत, अंकित या गोपाल तीनों में से मर्डर किसी ने भी किया हो, लेकिन इस तरह से स्पॉन्टेनियसली इसको सुसाइड दिखाने का आइडिया आना थोड़ा सा स्ट्रेंज है। एक काम करते हैं, एक डमी के साथ टेस्ट करते हैं। सरिता वहां से कूदी या फिर उसका पैर फिसला और वो गिरी या फिर उसे किसी ने धक्का मारा, ये डिटरमिन हो जाएगा। सर हाँ मोरे, रेडी? रेडी सर। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली थियरी, उसने सुसाइड किया, वो खुद कूदी। डमी पे एकदम हल्का सा प्रेशर लगाना, और ये उसने जंप किया। डन सर। नेक्स्ट। अब इस तरह से जैसे किसी ने उसे धक्का दिया हो, मतलब एक या दो आदमी हो सकते हैं, तो उस तरह से उसको पुश करो। चौक दो, रेड वाला। ले जाओ इसे। डन सर। नेक्स्ट। अब वो खिड़की से बाहर छुप गई थी, लेज पे खड़ी हुई थी और उसका पैर फिसल गया। कल तक सारे सबूत, सारे गवाह और सारे तथ्य इसी बात का इशारा कर रहे थे कि सरिता ने खुदकुशी की थी, लेकिन हमने मर्डर के एंगल को रूल आउट नहीं किया था। और आज डमी टेस्ट के बाद यह साफ हो गया है कि सरिता उस खिड़की से कूदी नहीं थी और ना ही उसका पैर फिसला था, बल्कि उसे धक्का दिया गया था। हमने मौत की वजह को खुदकुशी से बदल के मर्डर कर दिया और आईपीसी 302 के तहत इस केस को दर्ज किया है। हमारी इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, हमने कोई गिरफ्तारी नहीं की अभी तक। थैंक यू। अब पुलिस भी इस नतीजे पर पहुंच गई थी कि सरिता ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि उसकी हत्या की गई थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि किसने। उस घर में उस रात सरिता के अलावा 5 और लोग मौजूद थे, अंकित, प्रशांत, रोहन, नितिन और गोपाल। भले ही पुलिस को नितिन और रोहन पर ज्यादा शक नहीं था, लेकिन बाकी तीनों लड़के शक के घेरे में थे। अंकित, गोपाल और प्रशांत इन तीनों के बयान उलझा देने वाले थे, और अब देखना यह था कि पुलिस इस पहेली को कैसे सुलझाने वाली थी। तू सरिता को पसंद करता था, उसके साथ संबंध बनाना चाहता था, और इसीलिए तूने बाथरूम में उसके साथ जबरदस्ती की। नहीं सर, ऐसा नहीं है। सरिता मेरी दोस्त थी, मैं कैसे उसके साथ कुछ गलत कर सकता? कुछ गलत? खिड़की से तूने नीचे फेंक दिया उसे, मर गई वो। नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैंने उसे नहीं मारा, मैं क्यों उसे खिड़की से फेंकूंगा? सरिता के पैसों पर अय्याशी करके बड़ा मजा आ रहा, लेकिन सरिता तुझसे अलग होना चाहती थी। सरिता दूर होती तो उसके पैसे भी तुझसे दूर होते। इसी गुस्से में आकर तूने सरिता का मर्डर कर दिया। आप क्राइम मूवीज ज्यादा देखते हैं सर, और वो भी सीक्रेट वाली। देन आई थिंक सर आपको अपनी चॉइस चेंज करनी चाहिए। बहुत स्मार्ट समझता है अपने आप को। तेरी जैसी मोटी चमड़ी वालों की बड़ी खाल उधेड़ी है मैंने। सर आप मुझसे कन्फेस कराने के लिए ऐसे टॉर्चर नहीं कर सकते। मैं अपना स्टेटमेंट पहले ही दे चुका हूं कि मैंने सरिता का खून नहीं किया है, और आप कितना भी चाह लें ये साबित नहीं कर सकते कि मैंने उसका मर्डर किया। तो जब तूने देखा कि अंकित सरिता को छू रहा है तो तुम भी उत्तेजित हो गए, है ना? ये आप क्या बोल रहे हैं साहब? वही जो तूने अपने बयान में लिखवाया कि तूने अंकित को उस रात सरिता को छूते हुए देखा था, और ये देखकर तुझे कुछ हुआ था। ये क्या बोल रहे हैं साहब? मैंने ऐसा कब बोला था साहब कि अंकित साहब सरिता मैडम को छू रहे थे? साहब मैं तो 3 बजे सोने चला गया था, और 6:30 बजे मैं दूध लेने चला गया, और उसके बाद मैं सब बता चुका हूँ आप लोगों को साहब। अच्छा, ये क्या है? ये तेरे साइन है ना? इस स्टेटमेंट पर तेरे साइन है ना? अब साहब मैं अनपढ़ आदमी हूँ साहब, सिर्फ मुझे साइन करना आता है साहब। अब ये इंस्पेक्टर साहब ने जिस कागज़ पर बोला मैं हस्ताक्षर करता गया साहब। अब मैं क्या जानूँ कि उस कागज़ पे क्या लिखा है साहब? झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। सुनो, झूठ बोल रहा है। लेके जाओ।
सर ये झूठ बोल रहा है। जो इसने बयान दिया वही हमने लिखा। आप चाहे हेड कांस्टेबल तावड़े से पूछ लीजिए। सुले अपराधी चाहे कितना भी झूठ बोल ले, कानून के शिकंजे से बच नहीं सकता। अब पुलिस को इस बात का तो यकीन हो चुका था कि हत्यारा इन तीनों में से ही कोई एक था, या फिर दो थे, या फिर तीनों ने ही मिलकर यह हत्या की थी। और अपने इसी आधार को और पुख्ता करने के लिए पुलिस ने इनका पॉलीग्राफी टेस्ट यानी कि लाई डिटेक्टर टेस्ट करने का फैसला किया। और उस टेस्ट में भी कोई चूक ना हो जाए, इसलिए पुलिस ने रोहन और नितिन को भी इस टेस्ट में शामिल कर लिया। क्या तुमने सरिता के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी? नहीं सर। सरिता को तुम पसंद करते थे ना? जी सर। तुम सरिता के पीछे बाथरूम में गए थे? नहीं साहब, मैं तो किचन में सो रहा था। क्या हुआ था उस रात? सर मुझे कुछ नहीं पता सर, मैं तो सो रहा था सर। बहुत गुस्सा आता था ना तुम्हें सरिता पर? तुम्हें छोड़कर जा रही थी ना वो? हाँ ये बात सच है, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। बाथरूम में तुम दोनों का झगड़ा हुआ था ना? नहीं, I mean, झगड़ा हुआ था हमारा, लेकिन बाथरूम में नहीं। तुम सरिता के पीछे वॉशरूम में गए थे? नहीं सर। पॉलीग्राफी टेस्ट के आधार पर पुलिस ने अंकित बैरी को सरिता पांडे के कत्ल का दोषी मानते हुए 24 अप्रैल 2017 को उसे गिरफ्तार किया और 25 अप्रैल को उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां अंकित बैरी ने बेल एप्लीकेशन देते हुए इस बात की गुहार लगाई कि वो निर्दोष है। लेकिन पुलिस की जांच के आधार पर कोर्ट ने उसकी बेल एप्लीकेशन को खारिज कर दिया। पुलिस के पास पॉलीग्राफी टेस्ट के नतीजे थे, लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोर्ट में पॉलीग्राफी टेस्ट के रिजल्ट्स को मान्यता नहीं मिलती है। इसलिए पुलिस ने कोर्ट में अंकित बैरी के खिलाफ कई सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस पेश किए। फिलहाल ये केस कोर्ट में पेंडिंग है और अब देखना यह है कि इन आरोप प्रत्यारोपों के बीच में कब सरिता को इंसाफ मिल पाएगा। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। मीनू, मीनू सुन तो। मम्मी, हाँ आज स्कूल नहीं जाना। क्यों? पेट बहुत दर्द कर रहा है। स्वीटी कम खाया कर। एक तो तेरा वजन बढ़ रहा है और दूसरे तेरे नंबर घट रहे हैं। बच्चे, हमें तुमसे बहुत उम्मीद है कि तुम पढ़ लिख कर कुछ बनोगी। क्यों नहीं समझ रहे हो तुम ये बात? ध्यान देना बच्चे पढ़ाई पे। कब तक हम ऐसे? मम्मी ऐसा कुछ नहीं है। मीनू, क्या हुआ? सुन, इसको उठाकर ऊपर रख दे और स्कूल जाते वक्त इसको दवाई दिला देना। बोलना पेट में दर्द है इसके। मुझे देर हो रही है, मैं निकल रही हूँ। मम्मी सुनो तो। मम्मी, दीदी बहुत दर्द हो रहा है। अरे शेखर सुनना, एक बार घर जाकर देख तो ले स्वीटी और मीनू स्कूल के लिए तैयार हुए भी कि नहीं। हाँ हम तो निठल्ले बैठे ना यहाँ पे। जो भाई देख लेना एक बार, तेरी भी तो भांजियां हैं। मम्मी क्या हुआ? जल्दी चलो मम्मी, स्वीटी का पेट दर्द बहुत बढ़ गया है, बहुत रो रही है मम्मी। चलो। भगवान, तू रुक, मैं आती हूँ। चल 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 चल। ओए कहाँ भाग रही है? स्वीटी को कुछ हो गया बीबी जी। अरे जल्दी वापस आना, काम है बहुत। रोज यहाँ से आपा। क्या मम्मी? स्वीटी उसको आराम करने दो, हम दवाई लेकर आते हैं। अरे बस सुनो। दवाई मिली कोई? बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। मीनाक्षी, तुम बाहर जाओ। कैसी है? दवाई थी उससे? पता नहीं, मम्मी ने बाहर भेज दिया मुझे।
सोचिए क्या बीती होगी उन माता पिता पर जब उन्हें यह पता चला होगा कि उनकी 10 साल की बच्ची मां बनने वाली है, गर्भवती है। सिर्फ 10 साल की बच्ची जो खुद जवानी से कोसों दूर थी, जवानी की अनेकों सच्चाइयों से अनजान थी। उस एक पल ने इमरती और भवानी पाल की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दी। जान लोगे क्या उसकी? सोचो जरा, बच्ची है वो, कैसे किसी के साथ चली जाएगी? जरूर किसी ने उसके साथ जबरदस्ती की है। क्या जबरदस्ती? ध्यान नहीं रख सकती क्या उसका? हाँ? कितनी बार बोला है तुमसे? सुनिए, हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। चलना है तो साथ चलिए, वरना हम जा रहे हैं अकेले। ये क्या जवाब देगी? नाजुक मामला है, पता है हमें, हम लोग हैंडल कर लेंगे, विश्वास करो। देखो, उसे बात करना जरूरी है। तुम चलो हमारे साथ। राजीव, तुम बाहर वेट करो। ओके मैम। अब क्या से आपा हो गया नया? फिर नई नौकरानी ढूंढो, किस्मत ही खराब है। किसी और को संकट में देखकर उससे हमदर्दी जताने की बजाय, उसकी सहायता करने की बजाय हम सबसे पहले अपने नुकसान और फायदे का जायजा लेते हैं। और ये स्वार्थ मानो हमारे सामाजिक चरित्र का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। जहां पूनम को नौकरानी की कमी खल रही थी, वहीं इमरती और उसके परिवार की जिंदगियां करीब करीब खत्म हो चुकी थी। और बदकिस्मती से ये तो सिर्फ मामले की शुरुआत थी। खुद पुलिस के लिए भी ये भयानक और जटिल मामला किसी चुनौती से कम नहीं था। क्या काम करती हो? घर का काम मैडम जी। वो ऑफिसर कॉलोनी है ना, धवन बीबी जी के यहाँ, वहीं पर। पूरा दिन? जी मैडम जी, पूरा दिन तो जाता ही है। नमस्ते बीबी जी। नमस्ते। मशीन में से कपड़े निकाल के ना अंदर से कपड़ा मारना, अच्छे से सुखाना जी। और कांच के सामान नहीं तोड़ना, नहीं तो इस बार तेरी सैलरी में से काटूंगी। और ये खिड़कियां कितनी गंदी है, कौन साफ करेगा? आज साफ कर इसको, तब तक घर नहीं जाएगी। बेबी को सारा दूध पिला देना, खाना खिला देना, टाइम पे सुला देना, ठीक है? बेबी का ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है ना? हमारी ईशा हमारी प्यारी बच्ची है। मतलब स्कूल से आने के बाद स्वीटी पूरा दिन घर पर अकेली ही होती है। सर, अब काम इतना रहता है कि कभी कभी तो खाना खाने भी घर पे नहीं आ पाते। मतलब तुम्हारी पीठ के पीछे तुम्हारे घर पे क्या होता है तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। घर जाने के बाद तो बेटियों से मिलते होगे ना, तब भी ध्यान नहीं गया? स्वीटी के बर्ताव में कभी कोई चेंजेस नहीं देखा तुमने? एक तो ये देर से आते हैं, और अगर जल्दी आ भी गए तो शराब पीने लग जाते हैं। हाँ, कैंसिल करो। बोली ठीक है, नहीं बोलेंगे भैया, हमको एड्रेस बताया हमने, चलो हम लेके चलते हैं तुमको। उस एड्रेस पे भैया पहुंचाए उसको। अरे मरती आ गई, मरती। अरे मालिक से थोड़ा चिकन लेके आए, बना दो ना। इनको तो मालूम भी नहीं है मैडम जी कि घर में क्या हो रहा है, बच्चों के साथ क्या हो रहा है। और तुम्हें तो पता होना चाहिए ना। तुम्हें उसमें कोई फर्क नजर नहीं आया? ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके बर्ताव में कोई बदलाव ही ना आया हो। मम्मी, हाँ, आज स्कूल नहीं जाना। क्यों? पेट बहुत दर्द कर रहा है। स्वीटी, कम खाया कर। एक तो तेरा वजन बढ़ रहा है और दूसरे तेरे नंबर घट रहे हैं।
पता ही नहीं चला मैडम जी, कुछ पता नहीं चला, ध्यान ही नहीं गया बच्ची पे। बुरी माँ जो हूँ मैं वहाँ दूसरी की बच्ची का ध्यान रखते रखते अपनी बच्चियों का ध्यान रख नहीं पाई। क्या करूँ मैडम जी, मजबूर थी। दीदी ये लगा के दो ना प्लीज, इससे चेन भी नहीं बंद होती। चल जल्दी खा ले, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। क्या हुआ? खिला दो ना प्लीज। ईशा गुड़िया नाश्ता करेगी। थोड़ा दूध पी लो बच्चे। इमरती चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। अजीब केस है मैम, बाप को तो अपनी बेटियों की फिक्र ही नहीं है, अपने में मस्त रहता है। माँ का भी वही हाल है, या तो दोनों बहुत ही लापरवाह है या तो कुछ ज़्यादा ही बिजी। बाप को तो पीने की आदत भी है। ये भी हो सकता है कि बाप ने ही बेटी पर। स्वीटी के कांटेक्ट में जो भी आता है, परिवार, पड़ोसी, रिश्तेदार, सबसे और सबके बारे में पूछताछ करो। पता करो कि स्कूल और घर के अलावा स्वीटी और कहाँ जाती है। हमें तो ये भी नहीं पता कि ये उसके साथ पहली बार हुआ है या इससे पहले भी। लेकिन मैम स्वीटी को तो कुछ याद ही नहीं है। या वो बताना नहीं चाह रही है। तुम जाकर पता करो। ठीक है मैम। इमरती पाल एक सरकारी अफसर के घर काम करती थी। पति भवानी पाल पेशे से इलेक्ट्रिशियन था और अक्सर घर देर से लौटता था। इसे किस्मत का क्रूर मजाक नहीं तो और क्या कहें। जहां इमरती दूसरों के बच्चे का इतनी अच्छी तरह से ख्याल रख रही थी, वहीं अपनी बेटियों के आसपास मंडराते खतरे की उसे खबर तक नहीं थी। शरीर पर कहीं पर भी घाव वगैरह नहीं है, लेकिन हाँ जबरदस्ती हुई है जिसके चलते प्रेगनेंसी। मैंने उसके साथ बात करने की कोशिश की लेकिन कुछ बोल नहीं रही है, कंफ्यूज्ड है, डरी हुई है। मैडम जी बच्चा गिरा तो पाएंगी ना, लेकिन स्वीटी 30 हफ्तों से प्रेग्नेंट है। अगर एबॉर्शन करने जाते हैं तो उसकी जान को खतरा हो सकता है, तो एबॉर्शन नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा मतलब कैसे नहीं हो पाएगा? मैडम जी आप ऑपरेशन करो, दवाई खिलाओ, कुछ भी करो, लेकिन हमें वो बच्चा नहीं चाहिए। मैडम बाहर थूकेंगे लोग हम पे। मैडम जी मेरी बच्ची 10 साल की है, वो कैसे बच्चा पैदा करेगी, कैसे सहन कर पाएगी ये सब? मैडम जी कुछ करो ना, आप कुछ करो, आप मेरी बच्ची को बचा लो। मैडम कुछ भी करो, लेकिन वो बच्चा नहीं होना चाहिए, बस बच्चा नहीं होना चाहिए। मैडम जी मैं क्या बताऊंगी उसे, कैसे समझाऊंगी ये सब, मुझे खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ करो मैडम जी, आप ही का भरोसा है, करो कुछ, बचा लो मेरी बच्ची को। सारा दिन तो काम में ही निकल जाता है। कभी कभी आते हैं दोपहर में खाना खाने के लिए, पर ऐसा तो कभी किसी को देखा नहीं स्वीटी के पास या घर के आसपास। ठीक है। वॉचमैन है सर जी, राउंड लगाते रहते हैं, किसी अजीब इंसान को नहीं देखे। अगर देखते तो ऐसे होने ही नहीं देते। बट सर ये उन लोगों की प्रॉब्लम है, हमारा क्या लेना देना उनसे। इस इमरती ने तो सारा पीस ऑफ माइंड ही खराब कर दिया है। देखिए मैडम, काफ़ी सीरियस और सेंसिटिव मामला है। सिर्फ 10 साल की बच्ची है, और आप लोगों को प्रॉब्लम क्या है? सभी कोऑपरेट कर रहे हैं, आपको भी करना होगा। या फिर ऐसा है कि आप दोनों हमसे कुछ छुपा रहे हैं? क्यों मिस्टर धवन? हम कहाँ रोक रहे हैं सर आपको, हम तो खुद ही परेशान हैं। और वैसे भी हमने कुछ अजीब और सस्पिशियस देखा ही नहीं है, हम दोनों पूरा दिन ऑफिस में होते हैं। ठीक है, कुछ पता चलेगा तो बताइएगा। चलो। अब किस मुसीबत में फंसा दिया मर्ती ने,
मतलब हमारा क्या फॉल्ट है? रोज ही नया स्यापा होता रहता है यहाँ तो। मैं अड़ोस पड़ोस में सभी से पूछताछ की है, किसी ने कुछ भी सस्पिशियस नहीं देखा। ज़्यादातर लोग सुबह काम को जाते हैं और शाम को ही वापस आते हैं। मैम ये दोनों ही बच्चियाँ गर्ल्स स्कूल में जाती हैं। हाँ, स्कूल में 1-2 मेल स्टाफ हैं, मैंने उनके ऊपर नज़र रखवाई है। मैम ये स्वीटी स्कूल से घर पैदल ही चलकर वापस आती है। अगर रास्ते में किसी ने उसके साथ कुछ किया हो तो ऐसी कंडीशन में कल्पिट को ढूंढना और भी मुश्किल होगा। मैम एक और प्रॉब्लम है, घर की पोजीशन ऐसी है कि कोई भी आसानी से अंदर आ सकता है, खासकर दोपहर में जब स्वीटी घर पे अकेली रहती है। बड़ी बहन से पूछताछ हुई? फिलहाल तो नहीं मैम, घर पे माँ बाप नहीं थे इसलिए मैंने बात नहीं की, शायद अब आ गए हों। चलो। अपील किया है कोर्ट में बच्ची के अबॉर्शन के परमिशन के लिए, देखिए क्या होता है। 10 साल की है मेरी बच्ची, कैसे सहन कर पाएगी ये सब? मैडम जी आप कुछ भी करो, आप कुछ भी करो, लेकिन इस बच्चे को गिरवाने का परमिशन दिलवा दो मैडम जी। मेरी स्वीटी की जिंदगी खराब हो जाएगी मैडम जी। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? सब ठीक हो जाएगा इमरती, हिम्मत रख, सब ठीक हो जाएगा। अमरदीप मैडम जी सब ठीक कर देंगी इमरती। हमारे मालिक के कोर्ट कचहरी का सारा मामला यही देखती है, इसीलिए तो पता चलते सबसे पहले इन्हीं को कॉल की। बस आप रो मत दीदी। हौसला रखिए, कोशिश कर रहे हैं हम, सब ठीक हो जाएगा। मीनाक्षी से बात करनी है। जी। तुमने भी कुछ देखा नहीं मीनाक्षी? तुम तो हमेशा स्वीटी के साथ रहती हो ना? हाँ, लेकिन स्वीटी मुझसे पहले घर आ जाती है और मैं घर आने के बाद यहाँ पास वाली शर्मा आंटी के घर जाती हूँ उनकी छोटी बेटी के साथ खेलने। वो मुझे पैसे देती हैं, तब तो स्वीटी घर पर अकेली होती है। बेटा, घर के आसपास किसी को देखा हो या स्वीटी के आसपास स्वीटी को परेशान करते हुए? मीनू बुलाते हैं ना सब तुम्हें। देखो मीनू बेटा, अगर स्वीटी के साथ ऐसा कुछ हुआ है ना, तो हो सकता है कि तुम्हारे साथ भी ऐसा किसी ने करने की कोशिश की हो। मीनू कुछ याद आया बेटा? बेटा डरो मत, डरो मत। देखो तुम स्वीटी की बड़ी बहन हो, तुम्हें हिम्मत से हमारी पूरी मदद करनी चाहिए। एक दिन मुझे छूने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने करने नहीं दिया। किसने? कौन था वो? फिर से अगर ऐसा किया ना तो मैं सबको बोल दूंगी। जाओ यहाँ से, जाओ। मैडम जी, ये तो मेरे चचेरे भाई है, फिर ये कैसे? स्वीटी और मीनाक्षी तो भांजियां हैं इनकी, और फिर ये तो लाए थे वकील मैडम को हमारे घर मदद के लिए। कहाँ रहता है ये? बगल वाले घर में। चल क्या हुआ सर? चल बताते हैं। चल। अरे सुनिए आप, अरे मेरी बात तो सुनिए। क्या हुआ मैडम जी? ले चलो इसे। अरे कहाँ लेकर जा रहे हैं? छोड़िए इन्हें, हम कोई चोर उचक्के थोड़ी ना है। सच सच जो भी जानते थे बता दिया मैडम आपको। अब तू और बताएगा लॉकअप में। लेकिन मैडम ये क्या जबरदस्ती है? ऐसे कैसे लेकर जा सकते हैं इन्हें? अरे बेकसूर आदमी है। हम क्यों करेंगे ऐसा बुरा काम मैडम जी? हम मामा हैं स्वीटी के, हमारी बेटी आरती की तरह है वो। नौटंकी बंद कर, मीनाक्षी ने खुद तेरा नाम लिया, सिर्फ सच बोल। चल। लेकिन क्यों? जितना प्यार हम
अपनी बेटी से करते हैं उतना ही प्यार मीनू और स्वीटी से भी करते हैं। हम क्यों करेंगे ऐसा काम मैडम? कोई गलत फहमी हो गई होगी मैडम। हाँ समझ गए, अपनी बेटी के प्रति सख्त है ना हम। हमारी बेटी उनकी बेटी से हर काम में आगे रहती है, और फिर इमरती और भवानी के पास टाइम ही कहाँ है अपनी बच्चियों के लिए। मीनाक्षी जलती हो गया हमारी बेटी से। बकवास बंद कर। ये जो तेरी कहानियां है ना वो काम नहीं आएंगी। सच तो ये है कि बच्ची ने भी तेरी तरफ इशारा किया है, समझाओ? देख सच बोल। तो फिर सिखाया होगा उसको किसी ने ऐसा करने के लिए, मीनू नहीं सिखाया होगा, या फिर गलती से कह रही होगी। बच्ची है मैडम जी, गलती भी तो हो सकती है उससे। हमने कोई ऐसा घटिया काम नहीं किया मैडम जी। हम अपनी बेटी की कसम खा के कहते मैडम, हमने कोई ऐसा घटिया काम नहीं किया। पागल औरत, हाय लगेगी हाय तुम लोगों को। हाँ नरक जाओगे सबके सब। कैसी औरत है तू, अपने ही भाई को फंसा दिया, और इसने जो किया वो ऐसा नीच काम तो कोई दुश्मन भी नहीं करता। अरे 10 साल की बच्ची है वो मेरी, और उसकी खुद की भांजी है। एक शब्द भी और बोला तो तेरी जबान खींच लूंगी। तू मेरा शरीफ आदमी को बदनाम करती है। शरीफ है वो। अरे वो हमारी बेटी का जिंदगी खराब कर दिया, मिलेगा तो साले को काट दे। अरे ऐसे कैसे काट देगा? ऐसे कैसे काट देगा? इनको जला दूंगी मैं। अरे जला देगी तू, हाथ लगा के देख, मेरा नाम भी नहीं। क्या छोड़ो मुझे। अरे मार दूंगी मैं। मम्मी, मीनू क्या हुआ बच्चे, क्यों रो रही है तू? सॉरी मम्मी, सारी गलती मेरी है। जो स्वीटी के साथ हुआ मैंने कैसे होने दिया। मैं अच्छी बहन नहीं हूँ। बेटा ऐसा नहीं है, तेरी गलती नहीं है बच्चे। नहीं मम्मी, मुझे गुल मामा के बारे में बता देना चाहिए था, पर मैंने सोचा वो दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। बेटा सुन, तूने तो हिम्मत दिखाया है, तूने सच बोला है। गलती तो मेरी है, मैं तो थी ही नहीं जब मुझे होना चाहिए था तुम दोनों के साथ। बुरी माँ तो मैं हूँ। नहीं मम्मी, आप बहुत अच्छे हो। स्वीटी ठीक हो जाएगी ना मम्मी? अब हम क्या करेंगे? बेचारी को तो पता भी नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ है। और सुन मीनू, उसको कभी पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है? हम है ना उसके साथ, वो अकेली नहीं है ना। हम बच्चा गिरवा देंगे, सब ठीक हो जाएगा। वो कैसी विकृत मानसिकता वाला इंसान होगा जिसने अपनी ही भांजी के साथ एक 10 साल की बच्ची के साथ इतना क्रूर अपराध किया। गुल की गिरफ्तारी के बावजूद अब भी उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था, और सिर्फ बच्ची की गवाही के आधार पर उसका जुर्म साबित करना मुश्किल था। मामला अब अदालत में जा पहुंचा, लेकिन कड़े संघर्ष के बावजूद स्वीटी और उसके परिवार के हाथों से यह मामला फिसलता हुआ नजर आ रहा था। बदकिस्मती से गर्भपात की अपील को कोर्ट ने नकार दिया था। सर्जरी के द्वारा बच्चे का समय से पहले जन्म हुआ। मीडिया को इस बात की हवा लगते ही यह मामला सुर्खियों में आ गया। स्वीटी का नाम तो लोगों के सामने नहीं आया, लेकिन उसकी कहानी ने सभी का दिल दहला दिया। बच्चे के जन्म के बाद पुलिस के पास अपराधी तक पहुंचने का एक ठोस तरीका था, डीएनए टेस्ट। बच्चे का डीएनए गुल के डीएनए से मेल खाना इस बात को साबित कर देता कि अपराधी कोई और नहीं बल्कि गुल ही था। तो तुम रोज दोपहर को घर आते हो? जी, लेकिन सिर्फ खाना खाने के लिए। तुम तो कभी कभी अपने काम से 1.5 घंटा भी गायब रहते हो। खाना खाने में 1.5 घंटा लगता है? हाँ, आने जाने में 8 मिनट, मुश्किल से 10 मिनट लगनी चाहिए, क्योंकि घर से तुम्हारा काम सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है। ऊपर से तुम स्कूटर से आते जाते हो, राइट? हाँ, लेकिन बीच रास्ते में स्वीटी का घर भी पड़ता है, और तुम्हें अच्छी तरह मालूम होता है कि स्वीटी उस वक्त घर पे अकेली होती है। तो तुम पहले स्वीटी के घर जाते रहे, उसे रेप किया। एक बार किया कि बार बार? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मैडम जी। जज साहब, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। वो तो हमारी बेटी की तरह है।
जज साहब, ये गुल का घर का लेआउट। अब आप कोर्ट को अपना फाइंडिंग्स बताइए। सर, गुल के घर से बाहर आने जाने के 2 दरवाजे हैं। सर, एक घर का मेन दरवाज़ा और दूसरा दरवाज़ा किचन में। सर, इन दोनों दरवाजे से कोई भी आसानी से आ जा सकता है, वो भी बिना किसी को खबर लगे। ओके, अब चाहिए। जज साहब, अदर पॉइंट टू बी नोटेड, अक्सर खाना खाने के बाद गुल की पत्नी लता 1 घंटा रेस्ट करती है और पेश किए गए बयानों के मुताबिक पड़ोसियों ने गुल को उस टाइम के आसपास स्वीटी के घर की तरफ आते जाते देखा है। जज साहब, सिर्फ घर की तरफ आते जाते देखा है, कुछ करते हुए नहीं देखा है। उसी दौरान का मतलब भी सब्जेक्टिव है। कब देखा, कितने बजे देखा, 1 बजे, 1:30 बजे या फिर 2 बजे? जज साहब, ये सिर्फ और सिर्फ अनुमानित चीजें हैं। जो एविडेंस हैं, इनका इस वास्तविकता से कोई लेने देना है ही नहीं, बल्कि वकील साहिबा के पास कोई ठोस सबूत है ही नहीं। वो भी आ जाएगा। जज साहब, बच्ची के डीएनए से अक्यूज्ड का डीएनए मैच किया जा रहा है। Let it be noted, the court has received the report of DNA matching documents. रिपोर्ट से साफ तौर पे साबित होता है कि बच्चे का डीएनए एक्यूज्ड गुल कुमार के डीएनए से मैच नहीं होता। हम कहे थे जज साहब, हम कहे थे हमने कुछ नहीं किया है, लेकिन ये लोग हमारी बात ही नहीं माने। हमने कुछ नहीं किया है, हम कहे थे साहब। The court is adjourned for today. मैम, स्वीटी का डीएनए गुल के डीएनए से मैच नहीं कर रहा है। What do you mean मैच नहीं हुआ? How is it possible? मैम, समझ में नहीं आ रहा हम क्या मिस कर रहे हैं। डीएनए को रीटेस्टिंग के लिए भेजो। टेस्ट में गलती हो सकती है, लेकिन एक बच्ची जो कह रही है वो तो गलत नहीं हो सकता ना। मुझे स्वीटी से फिर से बात करनी होगी। तब तक स्वीटी के साथ कांटेक्ट में आने वाले हर आदमी का मुझे डीएनए सैंपल चाहिए। सबके डीएनए मैच करवाएंगे, उसके पड़ोसी, उसके रिश्तेदार, स्कूल के मेल स्टाफ मेंबर्स, यहाँ तक कि उसके बाप का भी। कोई छूटना नहीं चाहिए। एक बच्ची के साथ इतनी घटिया हरकत करने वाला किसी भी कीमत पर बचना नहीं चाहिए। मैं स्वीटी से बात करती हूँ, तब तक तुम डीएनए सैंपल्स इकट्ठा करवाओ ऑन प्रायोरिटी। ठीक है मैम। अब क्या बाकी रह गया? चैन से जीने देंगे कि नहीं आप लोग हमें? शेखर कहाँ है? शेखर कहाँ है हमें क्या पता। सुबह से बोरिया बिस्तर लेकर गायब है कहीं पर। मैम, स्वीटी का छोटा मामा शेखर सुबह से ही अपना बोरिया बिस्तर लेकर गायब है। मैम, कहीं ऐसा तो नहीं कि स्वीटी गुल नहीं बल्कि छोटे मामा शेखर की तरफ इशारा कर रही हो? क्योंकि घर के आसपास वही ज्यादा नजर आया। सुबह से निकला है मतलब ज़्यादा दूर पहुंचा नहीं होगा वो। एक काम करो, कंट्रोल रूम कांटेक्ट करो और एपीबी जारी करवाओ, नाकाबंदी करवाओ, शहर से बाहर जाने वाले सारे एग्जिट्स को ब्लॉक करवा दो। पहले ट्रेन स्टेशंस और बस स्टैंड्स पर फोकस करो। ओके, कम ऑन, क्विक क्विक। कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब क्या गुल भाई साहब निर्दोष हैं? मैडम जी, जिसने भी मेरी बच्ची के साथ ये सब किया है वो बचना नहीं चाहिए। स्वीटी, देखो बेटा, अब किसी से डरने की जरूरत नहीं है। पुलिस भी है, मम्मी पापा भी है, हम सब तुम्हारे साथ है बेटा। बेटा जो सच है बता दो, एकदम बिना डरे। हाँ बेटा? कितना खौफनाक सच है ये। एक 10 साल की बच्ची का उसके अपने ही रिश्तेदारों द्वारा यौन शोषण। हम अपने बच्चों को अक्सर अनजान लोगों से दूर रहने की, सावधान रहने की सीख देते हैं, लेकिन उन हैवानों का क्या जो हमारे बीच रहकर, हमारे परिवार का हिस्सा बनकर, हमारे अपने ही बच्चों को अपनी हवस का शिकार बनाते हैं। ज्यादातर यौन शोषण के मामलों में यही सामने आया है कि गुनहगार पीड़ित बच्चे का कोई परिचित ही होता है।
एक आंकड़े के अनुसार तकरीबन 33% यौन शोषण के मामलों में परिवार का कोई रिश्तेदार या परिवार से कोई जुड़ा व्यक्ति ही गुनहगार साबित हुआ है। इस तथ्य को नजरअंदाज ना करें, इस सच से मुंह ना मोड़ें। बहरहाल शेखर की तलाश पूरे राज्य में जारी थी। चुपचाप बात अपने तक ही रखना, समझे? बच्ची अकेली होती है तो कभी कभार मिलने आ जाते हैं। हम भी आया करेंगे मिलने के लिए। बच्ची अकेली होती है। आखिर शेखर और गुल दोनों अपराधी साबित हुए और दोनों को कड़ी सजा मिली। स्वीटी की कोख से जन्मे बच्चे को एक संपन्न परिवार ने गोद ले लिया, उसे एक नया परिवार मिल गया और स्वीटी और मीनू को भी मानो अपने मम्मी पापा फिर से मिल गए। अपनी बेटी के साथ हुई इस वारदात ने भवानी को हमेशा के लिए बदल दिया। परिवार के साथ साथ औरों को भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ और इमरती की मालकिन पूनम देवान के व्यवहार में भी इमरती के प्रति बदलाव आया। इमरती 2 बज गए। बीबी जी, मीनू 4 बजे आ जाएगी, फिर मैं आ जाऊंगी। जब किसी महिला के साथ बलात्कार होता है तो अक्सर समाज सबसे पहले उसी पर उंगलियां उठाता है, लेकिन इस मामले में हम किसे दोष देंगे? एक 10 साल की बच्ची को, और वो भी तब जब उसके साथ अत्याचार करने वाले उसके अपने रिश्तेदार हों। वक्त आ गया है कि हम अपने नजरिए को बदलें, अपनी सोच को बदलें। वक्त आ गया है कि हम औरतों को, महिलाओं को, लड़कियों को रोकने टोकने और नसीहत देने की बजाय मर्दों को रोकें। लड़कों को सिखाएं कि लड़कियों की इज्जत किस तरह से की जाती है। उन्हें यह बताएं कि लड़कियों को छेड़ना, उनके साथ गलत व्यवहार करना ये एक संगीन अपराध है और इसके लिए कड़ी सजा भी मिलती है। और बलात्कार जैसे घिनौने जुर्म को खत्म करने का उपाय औरतों पर पाबंदी लगाना नहीं है, बल्कि मर्दों को सही आचरण सिखाना है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सिटी क्राइम्स। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें